This video we're going to talk about the history of Tata Airlines. आज से 90 साल पहले 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एस्टैब्लिश किया था टाटा एयरलाइंस को। बट आज हमें टाटा एयरलाइन का नामो निशान नहीं दिखता है। आखिर हुआ क्या इस कंपनी का? टाटा एयरलाइंस आज भी जिंदा है, पर इन बीते 90 सालों में बहुत कुछ बदल गया। उसका नाम बदल गया, उसके ओनर्स बदल गए, और इस पूरी जर्नी को समझने के लिए चलते हैं 90 साल पहले। तो साल है 1932, दिन है 15 अक्टूबर, जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट की उड़ान भरी थी। ये समय था इंडिपेंडेंस के पहले का। तो जो फर्स्ट फ्लाइट उड़ी थी वो उड़ी थी कराची से अहमदाबाद से बॉम्बे के रूट पे ऑन अ डी हैविलैंड पर्समॉथ एयरक्राफ्ट, जिसे जे.आर.डी. टाटा ने खुद उड़ाया। पहले साल में कंपनी 2,60,000 किलोमीटर की उड़ान भरती है और वो प्रॉफिट बनाती है 60,000 का। बट अगले ही 5 सालों में वो प्रॉफिट बढ़ के 6 लाख हो जाता है, एंड दैट इज एक्चुअली 54% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। देन द ईयर कम्स 1938, जब बॉबी कूका डिजाइन करते हैं कंपनी का लोगो, और वहां से जन्म होता है हमारे आइकॉनिक मैस्कॉट महाराजा का। अगर आप इस मैस्कॉट को पहचानते हैं तो आई एम प्रेटी श्योर यू नो कि ये स्टोरी किधर जा रही है। एंड यस, यू गेस्ड इट करेक्टली, टाटा एयरलाइंस का नाम बदल के एयर इंडिया किया जाता है। 1946 में टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक कंपनी बनती है अंडर द नेम ऑफ एयर इंडिया, और इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट उसमें 49% का स्टेक खरीदती है। दैट वाज नॉट अ वेरी बिग डील, बट बड़ा झटका लगता है 1953 में, जब इंडियन गवर्नमेंट पास करती है एयर कॉर्पोरेशन एक्ट, और एयर इंडिया को की मेजॉरिटी स्टेक को खरीद लेती है टाटा सन्स से। जे.आर.डी. टाटा, जो कि उस समय चेयरमैन थे, वो इस नेशनलाइजेशन के आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही वाज लाइक कि गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एंड नोबडी इज गोना बेनिफिट फ्रॉम दिस। You spoke to Jawaharlal Nehru and yes, articulated your disagreements in his economic policies. What was his reaction? It was very simple. No, I'll tell you what his reaction was. I thought I'd mentioned somewhere. I'd go and see him. Sometimes he'd invite me even to have a meal to see the giant panda that he had, you know. And then I would try to bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. And he had invented a little trick, was that when I started, if we sat fairly near each other, and there was a window not too far, the moment I began something like that, he'd turn around and look out of the window, and I got the message. अब ये चीज नेहरू भी समझते थे, एंड ही न्यू कि बिजनेस को एक्सपर्टीज की जरूरत है, सो ही टॉक्ड जे.आर.डी. आउट that you become the chairman. And finally, जे.आर.डी. टाटा becomes the chairman of Air India until 1978. 1978 में एक मेजर ट्रेजेडी होती है। 213 पैसेंजर्स और क्रू के साथ एयर इंडिया की एक फ्लाइट बॉम्बे कोस्ट के समंदर में जा गिरती है, एंड एवरीवन डाइज। आफ्टर दिस एक्सीडेंट, जे.आर.डी. टाटा को अपनी चेयरमैन की पोजीशन छोड़नी पड़ती है। बट मीनवाइल द एयरलाइन वाज ग्रोइंग अ लॉट। They were giving services to New York, to UK, to Shanghai, and even in 1993 they started a non-stop flight between New York and Delhi. Now, अब सब कुछ अगर इतना अच्छा चल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ है एयर इंडिया में? एयर इंडिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2001 में, जब माइकल मास्कारेनास, जो कि उस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे एयर इंडिया के, उन पे आरोप लगाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा करप्शन का, और ये कहा जाता है कि उनकी वजह से 570 करोड़ इंडियन रुपी का घाटा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि करप्शन था क्या। एविएशन मिनिस्ट्री फाउंड आउट मास्कारेनास वेलकम ट्रैवल्स, जो कि एक यूएस बेस्ड ट्रैवल एजेंट है, उसको ज्यादा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दे रहा है देन कंपेयर्ड टू अदर एजेंट्स। पीएलआई क्या है? दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। वो कमीशंस होते हैं जो कि एयरलाइंस एजेंट्स को देती है ज्यादा पैसेंजर्स लाने के लिए। अब इसने सिर्फ पीएलआई ही नहीं इंक्रीज किया फ्रॉम 5 to 7%, बट उसने क्वालिफिकेशन लिमिट को भी घटा दिया ताकि वेलकम ट्रैवल्स क्वालिफाई कर सके पीएलआई पे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये सब करने का रीजन क्या था, ही टोल्ड कि एयर इंडिया की कैपेसिटी एफिशिएंट 42% से घट रही थी, बट इन रियल इट जस्ट फेल फ्रॉम 33.5%. This was a corruption, and due to this corruption 570 करोड़ का लॉस होता है। Fine, I can understand that. But we all know that Air India जब टाटा को अभी बिकी तो वो 65,000 करोड़ के डेट में डूबी हुई थी। ये डेट कहाँ से आया? Well, this all started when Air India was merged with Indian Airlines. इंडियन एयरलाइंस एक दूसरी एविएशन कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में स्टार्ट किया था
डोमेस्टिक रूट पे रन करने के लिए। इन दोनों कंपनीज के मर्जिंग के बाद एयर इंडिया लिमिटेड का नाम दिया जाता है और मर्जर के बाद 111 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं ओवर द डेट ऑफ 55,000 करोड़ रुपए। एंड नॉट ओनली दिस बट लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग डेली लॉस ऑफ 20 करोड़ और 14 सालों में ये डेली लॉसेस एक्यूमुलेट होके 85,000 करोड़ का लॉस क्रिएट करती हैं कंपनी को। द क्वेश्चन कम्स इज दैट व्हाई वर दे मेकिंग लॉस ऑफ 20 करोड़ डेली? It's not a small sum. So there are 4 reasons for that. The first is non-availability of proper aircraft. दो तरीके के प्लेन होते हैं. The first one is wide body aircraft. The second one is narrow body aircraft. Air India के पास wide body aircraft ज़्यादा थे, narrow body aircraft कम थे. अब जब कस्टमर्स कम होते हैं तो उन्हें नैरो बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए, बट नैरो बॉडी उनके पास उतनी है नहीं. एंड नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट इज समथिंग जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी कम है. एंड फॉर दैट रीजन they were not able to cover up their operation cost. The second is bilateral agreement. इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट किया था कि हम अपनी एयरलाइंस पे आपकी कंट्री के एयरलाइंस को कुछ सीट रिजर्व करके देंगे. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड अबू धाबी, एयर इंडिया ने एतिहाद के लिए 50,000 सीट्स रिजर्व करके रखे थे. इसकी वजह से एतिहाद को तो बहुत फायदा हो रहा था, बट एट व्हाट कॉस्ट? It was at cost of Air India. The third was international routes were loss-making. एयर इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी ऑक्यूपेंसी. उनकी ऑक्यूपेंसी सब 77% थी. मतलब मान लो कि अगर एक एयरक्राफ्ट में 100 लोगों की बैठने की जगह है तो उसमें वो लोग सिर्फ 77 सीट ही भर पा रहे थे. एंड फॉर दैट रीजन विच वॉज नॉट सफिशिएंट टू कवर देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट. एंड द फोर्थ इज मिसमैनेजमेंट ऑफ पावर. They couldn't utilize all of their employees. उस टाइम पे एयर इंडिया को रन करने के लिए 7,245 लोग चाहिए और उनके पास एम्प्लॉइज थे 11,435. अब पूरे के पूरे जो सरप्लस एम्प्लॉइज हैं उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, बट दे आर स्टिल बीइंग अ कॉस्ट टू कंपनी. एंड दीज वर द 4 reasons why this whole Air India turned into a major loss. Finally, in 2022, Tata ने Air India का 100% stake खरीदा for 18,000 crore. Start हुआ था from Tata by J.R.D. Tata and now it ended up upon Tata with Ratan Tata. But there is one thing for sure, Ratan Tata अभी बहुत aggressively expand कर रहा है. एयर इंडिया को खरीदने के बाद they went with Vistara and Singapore Airlines and he got some great business opportunity ahead. Now to understand the international presence of Tata in the world, well इस चीज़ में मैंने एक already वीडियो बना के रखा, where we have covered the international presence of Tata, कि इंडिया को छोड़ के टाटा किस तरीके से internationally expand कर रहा है and how Ratan Tata is playing a major role into this. You will be finding this video on somewhere on the card or the info. You can check that out. And yes, that was it for today, guys. Just if you like this video, hit the like button, share it with your friends, and discuss with them what happened well, what went wrong. Come on, man, just discuss it with your friends. That's a great way to do something. That's a great way to start something. Try to think where they went wrong. What were the things that they shouldn't have did? What were the things that can be better? And what are the things that you can do better? And at the end of the video, as I always say, just keep learning and keep growing. Thank you.